हेलो एस्पायरेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे कि हाउ टू राइट अ appropriate answer in the UPSC civil services examination. There is a different stratas of the answer writing. One may say a very good answer. The other level could be a very good answer. The other level could be of a very excellent answer. But there is one more type of answer which is in accordance or which is in tuned with the need of the examination, which is called as the appropriate answer in the UPSC civil services examination. I am into this field almost from last 8 to 9 years, and I have been scrutinizing a lot of question and answers of many students, thousands of students. And similarly, I have also scrutinized the answers of many toppers also, like that where they are lacking, what should be improved by them, and how we can write the appropriate answer in the UPSC civil services. So this format of answer writing is especially for the student, those who are going to appear in the mains that is going to commence from September 20 Friday 2024. And this video will be highly helpful for those students, those who are going to appear into the year 2025, 26 and 27, prelims as well as the mains. So as I've told you that answer writing in the UPSC is an art, and everybody is not an artist. Like how we have understood and how we have decoded this answer writing, like we have seen a lot of failures into this. हमने बहुत सारी इसमें फेलियर्स देखे, बहुत सारी कमियां देखी, दोस्तों से सीखा, जो हमारे साथ अपीयर करते थे उनसे सीखा, बहुत सारे लोगों से, स्टूडेंट्स जब अलग अलग आंसर लेके आते हैं उससे भी समझा कि बेस्ट आंसर कैसा होता है. हालांकि कोई यूपीएससी में कोई बेस्ट आंसर हम नहीं कह सकते, एक मॉडल आंसर होता है, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट 50 से 51% के आसपास आता है, आप सब जानते हो, टॉपर होता है रैंक 1. तो एट दैट टाइम हमें ये समझना होगा कि यूपीएससी में आंसर कैसे लिखा जा सकता है अच्छे से अच्छा. तो आज इस लेक्चर में हम वही समझने जा रहे हैं. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको इवन लिख भी लीजिएगा, एक रजिस्टर और पेन जरूर लेके बैठिए. रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप बहुत एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो एक रजिस्टर और पेन लेके बैठिए. बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है. रजिस्टर और पेन लेके उसको लिखिए और उसको अपने रूम में पेस्ट करेंगे. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसे कि हाउ वी कैन राइट. So as I've told you that we are focusing upon that how to write a appropriate answer into the UPSC. मैंने आपको अलग अलग स्टेटस बताए थे, तो एक मॉडल आंसर के ऊपर हम इसका डिस्कशन आज करेंगे हमारे लेक्चर का. बहुत ध्यान से समझिएगा. पहले हम स्ट्रक्चर और फॉर्मेट समझ लेते हैं आंसर राइटिंग का. सभी स्टूडेंट बहुत एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे भी, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही. और आपके अलग अलग टीचर्स और मेंटोर्स भी आपको अलग अलग चीजें बताएंगे आंसर राइटिंग्स के बारे में. तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप मेरा भी सुनिए और उनका भी सुनिए. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरफ सोचें. जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए बेस्ट है, जो आप वो बता रहे हैं आप दोनों को सुन के सबकी सुनिए और अपनी कीजिए अच्छा सा एक आंसर लिखने के लिए. तो इसलिए उनकी भी सुनिए, और जो मैं बता रहा हूं ये आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा. और हमारे वीडियो के एंड में मैं एक आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा आंसर राइटिंग का, जो एग्जामिनर आपको कभी भी आपका आंसर ना ही काटेगा और ना ही रिजेक्ट करेगा. वो ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और स्पेशली जो 2024 मेंस में अपीयर कर रहे हैं और जो आगे भी अपीयर करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर और फॉर द अपकमिंग ईयर्स. तो वो ब्रह्मास्त्र तो आपको याद ही रखना है कि कैसे उस क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, वो उसको हर रोज तो नहीं यूज कर सकते हम, बट आपको उससे समझ आ जाएगा कि आंसर राइटिंग क्या होता है. ओके, तो पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या आंसर राइटिंग का. जैसा कि हम जानते हैं कि पहला हमारा पैरा होता है इंट्रो, सेकंड इज कंटेंट और बॉडी, जनरली हम इसको बॉडी भी कह सकते हैं, और थर्ड होता है कंक्लूजन. एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे. देखो इंट्रो है हमारा, इंट्रो मतलब स्टार्टर है ना. जैसे आप एक फाइन डाइनिंग में गए, एक 3 स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट या होटल में गए, तो वहां पे सबसे पहले आप एम्बियंस देखेंगे, बैठने का कैसा है. फिर आप बैठेंगे खाने के लिए तो आप देखेंगे स्टार्टर कैसा है. अगर आपका स्टार्टर आपको पसंद नहीं आया, उसने बेकार स्टार्टर दिया है ना, तो आपका मन खराब हो जाएगा. तो फुल कोर्स पे कौन जाएगा? फुल कोर्स आप कहेंगे यार अब मन नहीं है इतना खाने का. यही होता है ना, ह्यूमन नेचर है ये. तो वैसे ही जो आपका इंट्रो है वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि योर इंट्रो विल बी योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन.
तो आपके फर्स्ट आंसर का फर्स्ट इंट्रो तो गजब का होना चाहिए। अब ये इंट्रो के ऊपर मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा कि हमें अलग अलग हम इंट्रोज कैसे बना सकते हैं अच्छी से अच्छी। तो इंट्रो में आपको मैं अभी मोटा मोटा बता देता हूं कि आपकी इंट्रो में कोट्स, सेइंग्स, कोई कोटेशन हो गया, कैपिटल वर्ड्स इन्वर्टेड कोमास में कुछ फ्रेजेस हो गए, अच्छी क्वालिटी का इंट्रो आपका होना चाहिए। अगर 150 वर्ड्स का है तो आप इंट्रो दे सकते हैं नियर अबाउट 3, 3.5, 4, 4.5 लाइन के आसपास। अगर 250 वर्ड्स का है तब भी आप 4 से 5 लाइन का इंट्रो दे सकते हैं। फिर है हमारा बॉडी, ये आ गया हमारा मेन कोर्स। अब मेन कोर्स में खाना अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रो में हमने क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखी, यहां पे क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्वांटिटी ऑफ योर फूड शुड बी मोर। तो बॉडी में और कंटेंट में आप अच्छी खासी क्वांटिटी उसको देंगे। ये आपका मेन कोर्स है, यहां पे आप उसको कन्विंस करेंगे कि यही आंसर की डिमांड है और यही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। आपने होटल में जाके पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया तो पनीर बटर मसाला ही आना चाहिए, कढ़ाई पनीर नहीं आना चाहिए। आप उठा के कहेंगे कि भाई ये तो मैंने डिमांड ही नहीं किया। तो इसलिए बॉडी का जो डिमांड है वही आपको फुलफिल करना है। एंड थर्ड इज द कंक्लूजन। दो टाइप से एंडिंग है, एक कंक्लूजन है और एक नॉर्मल एंडिंग होती है। जैसे आप हिस्ट्री के आंसर्स लिखेंगे, ज्योग्राफी के आंसर लिखेंगे जिसमें एज सच कोई करंट अफेयर नहीं है, तो उसमें तो आप नॉर्मल एंडिंग अपना करेंगे, 2, 3, 4 लाइन का आप एंडिंग दे सकते हैं। नहीं तो कंक्लूजन, मान लीजिए टॉपिक चल रहा है सेम सेक्स मैरिज या एलजीबीटी के इश्यूज चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टॉपिक उठा रखा है सपोज आर्टिकल 370 के ऊपर, आफ्स्पा के ऊपर, तो उसमें करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के आपको कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक और ईदर इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक और ईदर इट शुड बी द जुडिशियस ब्लेंड ऑफ बोथ। दोनों का एक ब्लेंड होना चाहिए। तो दिस इज इंट्रो, कंटेंट और बॉडी, तीनों पैराग्राफ स्टाइल में आएंगे। कोशिश कीजिए कि सब कुछ पैराग्राफ में ही हो। हालांकि कुछ टीचर्स आपको एडवाइस करेंगे कि पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उनकी बात भी ठीक है, बिल्कुल पॉइंट में आंसर लिखा जा सकता है, बट बॉडी डायरेक्ट नहीं, इंट्रो वगैरह और कंक्लूजन वगैरह को आप अवॉइड कीजिएगा पॉइंट में, बॉडी या कंटेंट वगैरह को आप पॉइंट में दे सकते हैं। तो ये तो पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर और फॉर्मेट बता दिया। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे अब हमने क्या समझना है, आंसर राइटिंग इज अ स्किल दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 1750 इज ओनली राइटिंग पार्ट। ये आप समझ के चलिए कि हमारे इंटरव्यू के मार्क्स बहुत कम है यूपीएससी में। हमारे पास मेजरली जो आपकी आंसर शीट है ना, वही आप हैं एग्जामिनर के आगे। आपका कोई फोटो नहीं देख रहा, वो आपका रोल नंबर नहीं पता उसे, आपकी आंसर शीट ही आपकी प्रेजेंटेशन है, वही है, वो फिजिकल कॉपी ही आप हैं। जो इन्विजिलेटर है, जो एग्जामिनर आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है। तो ये 1750 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ अ आंसर, लाइक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका डिमांड समझिए कि उसमें बोला क्या गया है एग्जैक्ट। इधर उधर की बात नहीं करनी। अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर टाइम मत खराब कीजिए, अपना भी और एग्जामिनर का। जो डिमांड है पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो उसको आप फुलफिल कीजिए। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए। तो एट दैट टाइम यू हैव टू डिकोड द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर देयर, कि इसमें मांगा क्या गया है मुझसे। इसके बाद ऑथेंटिक एंड बैलेंस्ड आंसर। आपका आंसर काफी बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आप कोई रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैल्यूएबल होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, डिकोडिंग द क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका डिमांड क्या है। लाइक दैट क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO in handling the health related problems during the COVID-19 pandemic। अब इसमें आप ब्रेक डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को पहले कि उसमें पूछा क्या गया है। क्रिटिकली एग्जामिन, WHO, COVID-19, उसका इंप्लीकेशन, उसका रोल क्या है। तो दैट्स व्हाई डिकोडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर आंसर राइटिंग। नेक्स्ट इज द, it means demanding of a particular question we should write only but that much in our answer writing what is asked, do not write unnecessary points। बिल्कुल मैंने आपको वही समझाया है, उतना ही लिखिए जितना एग्जामिनर का डिमांड है। अब मान लीजिए आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, अब दिल्ली से चंडीगढ़ वाया कोलकाता होके थोड़ी जाएंगे, कोलकाता होके जाएंगे तो आप अननेसेसरी अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो जरूरत का है, जो नेसेसरी है, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल हमारे पास है बैलेंस्ड आंसर, ऑथेंटिक एज वेल एज लेजिटिमेट आंसर। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, वैलिड या फिर लॉफुल,
करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। लेजिटिमेट मतलब इट मींस इवन लेजिटिमेट इज अपहोल्डिंग द वैल्यू ऑफ ट्रुथफुलनेस, दैट इज लेजिटिमेसी, है ना, बीइंग लॉफुल, बीइंग वैलिड, है ना। तो लेजिटिमेसी तो बहुत बड़ा टर्म होता है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता भी हूं मैं इस पूरे टॉपिक को। तो बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए आपका, जैसे कि समटाइम्स वी हैव टू राइट आंसर फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव, लाइक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कई बार कई क्वेश्चंस में ना कंपैरिजन आ जाता है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जनरली आ जाता है आपको। तो उस टाइम जो पॉइंट्स लिखेंगे वो लेजिटिमेट, वैलिड होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए आपके। इसके अलावा इफ यू आर राइटिंग एनी एग्जाम्पल केस स्टडी, इट शुड बी विद लेजिटिमेट प्रूफ। आप कोई केस स्टडी दे रहे हैं तो वो इतना याद रखना है कि ऐसा भी केस स्टडी ना हो कि बेचारे एग्जामिनर नहीं ना सुना हो, वो थोड़ा वैक्यूम में ना हो, वो मार्केट में अवेलेबल हो और लोगों को उसके बारे में ज्ञान हो कि ऐसा कुछ केस स्टडी है। जैसे इन पॉलिटी मैनी स्टूडेंट रेफर टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसे मान लीजिए आप सेम सेक्स मैरिज या फिर अननेचुरल ऑफेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको उसका डीक्रिमिनलाइजेशन बताना है, तो सेक्शन 377 इंक्लूड करना होगा आपको। अब सेक्शन 377 वाज द पार्ट ऑफ द आईपीसी, तो ये आप रेफर कर रहे हैं, ये कुछ लेजिटिमेसी दिख रहा है आपके आंसर में कि बच्चे को पता है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और हमें उसमें लिखना क्या है। इसके अलावा वन में ड्रॉ द मैप इन द ईयर, इससे जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया सियाचिन का, सियाचिन इशू पूछा गया, या फिर आपको पूछा गया एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो आपने उसका एक डिसेंट सा डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपने एक मैप बना दिया कि हम ये चीज यहाँ पे लोकेटेड है, ये कंटेंशियस इश्यूज हैं, ये एरिया ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो उसको ना क्लैरिटी होता है एग्जामिनर को कि बच्चे को इस चीज का नॉलेज है और उसको ज्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ता इस डायरेक्शन में। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंचते हैं कोटेशन सेइंग्स। ये मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि आप कोटेशंस और सेइंग्स को जरूर, कोट्स को जरूर यूज किया कीजिए। और एक मैं आपको कई बार रिकमेंड भी करता हूं मैं ऑफलाइन में क्लास स्टूडेंट्स को कि एक आप रजिस्टर बना लीजिए, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, बहुत सारे, पॉवर्टी, जीडीपी और व्हाट यू टॉक अबाउट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इनके ऊपर ना 5-5 कोट याद कर लीजिए। 5 याद करेंगे तब जाके 2-3 याद रहेंगे, ये आपको आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेंगे और इवन इनटू द एसे राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, अब इसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें है लिंकिंग फ्लो एज वेल एज द कनेक्शन। ये बड़ा जरूरी होता है आपका आंसर में ना, लिंकिंग होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए आंसर के अंदर, मतलब कि एक फ्लो होना चाहिए। जब आप एक आंसर को लिख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, आप बात कर रहे हैं हाइफनेशन एंड डी हाइफनेशन के इशू की विद सऊदी अरेबिया और एनी अदर कंट्री, तो आप कहीं और पहुंच गए। लिंकिंग जब तक नहीं है तब तक एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा आपका आंसर, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। चाहे इंट्रो हो, चाहे इंट्रो और बॉडी हो, या फिर इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन हो, कहीं ना कहीं उसमें इंटरलिंकेज होना चाहिए। इसके अलावा कनेक्शन इन वेरियस पैराग्राफ्स, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यूज ऑफ कीवर्ड्स, की लाइन, की सेंटेंस, ये तो मैं हमेशा क्लास में स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर कर थक जाता हूं, मानते ही नहीं है वो। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स प्रिपेयर कीजिए, और वो कीवर्ड्स ही आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में अल्टीमेटली। उनको हाईलाइट कीजिए, हाईलाइटर से कीजिए, मार्कर से कीजिए, पेन से कीजिए, बॉक्स में नहीं, जो भी कीजिए, बट आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए अच्छे खासे। ओके, इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज जो उस फील्ड की हैं, जार्गन्स भी जिसे आप कहते हैं ना, जार्गन्स होने चाहिए आपके पास उस फील्ड के। ओके, देन अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इनटू दिस। एडिशंस में आप क्या कर सकते हैं, गुड हैंड राइटिंग। देखिए ये तो बिल्कुल एक ना प्लस पॉइंट होता ही है, पता नहीं स्टूडेंट इसको कैसे अवॉइड करते हैं। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हैंड राइटिंग अगर अच्छा नहीं है तो कंटेंट भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका हैंड राइटिंग खराब हो, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो। एक स्टूडेंट बेचारा ऐसा है जिसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, बेचारे के पास कंटेंट नहीं है। पर सफल कौन सा स्टूडेंट हो रहा है, सफल वो हो रहा है जिसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है और कंटेंट भी अच्छा है। तो इसके लिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो शर्माने की कोई बात नहीं है, चाहे नर्सरी केजी के आप कर्सिव हैंड राइटिंग या नॉर्मल हैंड राइटिंग की कोई बुक लीजिए और हैंड राइटिंग को ठीक कीजिए, क्योंकि वही एक आप नॉर्मल देखते हैं ना कि हम तो चेक करते हैं आंसर, अगर बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता तो उसमें इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। तो इसलिए हैंड राइटिंग आप थोड़ा अच्छा रखिए, उसमें ये होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आंसर होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कटिंग्स, आप लोग तो मैच्योर हैं, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, आपको ये चीजें बचाने की, मेरे को शायद से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कटिंग्स वगैरह हो गई, काट दिया, कुछ लिख दिया, ये सब चीजें आपके अवॉइड कीजिए। हो जाता है फ्लो में तो लिखा जाता है, बट अवॉइड जितना किया जा सके उतना कीजिए आप, इसको साफ सुथरा आंसर होना चाहिए। ओके,
after this, now we are having the Brahmastra of our answer writing, that what are the important other parts that we have to keep in our mind while dealing with the answer writing. अभी तक तो हमने पूरा समझा कि आंसर राइटिंग टेक्निकली है क्या और हम कैसे एक अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हैं, बट उस आंसर को हम और अट्रैक्टिव और ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं कि बाकियों को छोड़ के एग्जामिनर मेरा आंसर देखे. सिविल सर्विसेज में आंसर राइटिंग में काम, जो आपके मार्क्स कम आने का रीजन ये नहीं होता कि आपने कटिंग करी, मिस्टेक करी, या फिर आपके आंसर की क्वालिटी कम है. ये तो एक रीजन हो सकता है, बट आपके मार्क्स कम आने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि दूसरा बहुत अच्छा लिख गया. जब दूसरा अच्छा लिख जाएगा तो आपकी थोड़ी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है. तो इसलिए आपको कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, दैट व्हाट आर द ब्रह्मास्त्र इनटू दैट. एग्जामिनर शुड बी कन्वीनियंट विद योर आंसर. ये एक कला है, धीरे धीरे आपको समझ आएगी कि ना एग्जामिनर अच्छी हैंडराइटिंग से, बढ़िया कंटेंट से, क्वालिटी से, एग्जामिनर जितना आसान हो सके ना उस बेचारे को उतना कन्वीनियंस दीजिए उसे. वो आप समझिए वहां पे थका हारा दिन में पता नहीं कितनी कॉपीज चेक कर रहा है, आपकी बेकार हैंडराइटिंग, कटिंग, मिस्टेक उसको और फ्रस्ट्रेट कर रही है. अगर आप भी चेक कर रहे होंगे, आप एग्जामिनर हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है. तो जितना एग्जामिनर को आप कन्वीनियंट करेंगे ना, डायग्राम्स, चार्ट्स, मैप्स, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. इसके अलावा और देखते हैं कि व्हाट आर द अदर ब्रह्मास्त्र. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. सो हाउ इट शुड बी लाइक द फ्लो चार्ट्स, schematic diagrams. You may also refer to schematic diagrams also as well as the flow charts. पेस्टल क्या है कि एक आंसर को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, पेस्टल का मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक आंसर को पेस्टल की थ्योरी में रखा कीजिए. इससे आपका आंसर राइटिंग काफी आसान और अच्छा हो जाएगा. इसके अलावा मल्टी फेसेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल आंसर, ये बहुत ज्यादा डिमांड है यूपीएससी का. इंटरलिंकेज, ये करंट अफेयर है आपके आंसर का. जब तक अगर आपके क्वेश्चन का डिमांड कुछ करंट अफेयर का है और आप उसमें वो पर्टिकुलर करंट अफेयर नहीं डाल रहे, तो योर आंसर इज इनकम्प्लीट. फिर आपको 10 में से 1 या 1.5 नंबर ही देगा, वो मैक्सिमम 2 दे देगा. वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा टॉपिक, वो घुमा के पूछेगा बिल्कुल क्वेश्चन को. सो एट दैट टाइम आपका आंसर मल्टी फेसेटेड, मल्टी डायमेंशनल और कंटेम्प्रेरी डायनेमिक होना चाहिए. इसके अलावा देखते हैं प्रैक्टिस. अब इसके अलावा ब्रह्मास्त्र को अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस ऑन लूज शीट्स. ओके, यूपीएससी फॉर्मेट स्टाइल की शीट्स मिल जाती है मार्केट में, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए. राइट डाउन आंसर इन अ गिवन. एक तो ना टाइम फ्रेम रख लीजिए अपने आंसर का, कि एक क्लॉक रख लीजिए कि एक आंसर को हमने 5 मिनट में, 6-7 मिनट में, अगर एक आंसर के लिए हम 20 मिनट ले रहे हैं तो उसको कम कैसे करना है. एक एक चीज आपकी तैयार होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो आप आंसर को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं. सेल्फ इवेल्युएशन, दूसरे को दिखाने से पहले खुद इवेल्युएट किया कीजिए, खुद मार्क्स दीजिए, फिर अपने मेंटोर से, अपने रिस्पेक्टेड टीचर से चेक कराइए. प्रैक्टिस 2 क्वेश्चंस पर डे. ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि जितने ज्यादा आप आंसर्स को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा रहेगा. ये एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, ये होता है पॉइंट्स और सब पॉइंट्स लिखने का फॉर्मेट यूपीएससी में. ये मतलब वैसे भी आप लिख सकते हैं ABCD 1 2 3 4, बट दिस इज द बेस्ट वे टू राइट डाउन. इसको तो आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इट विल बी हाईली यूजफुल फॉर यू. तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों का. तो लाइक हाउ टू राइट डाउन द पॉइंट्स इनटू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज. ओके, देन आफ्टर दैट, सो दिस इज द बेसिक लाइक व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इनटू द आंसर राइटिंग. सो थ्रू दिस we may easily understand and analyze that how we may write down an appropriate answer into the UPSC civil services. I think and I believe that this lecture was helpful for all of you. Please, if you find it useful, please like our video, share our video, and do subscribe our channel. God bless you. Thank you.